हेलो फ्रेंड्स। अभी जो पार्ट वन रिकॉर्ड हुआ था उसमें हमने दो चीज़ें कवर कर दी। कैश बुक के दो मेथड्स, एक था सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। और जो ही मैं तीसरे कॉलम पे आ गया था, अनफॉर्चुनेटली मेरा लैपटॉप फ्रीज हो गया और मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ी। स्टॉप क्या करनी पड़ी, मुझे लैपटॉप को इलीगल शट डाउन करना पड़ा। और अब मैं अगेन वापस ज्वाइन कर रहा हूँ और हम अभी जो ट्रिपल कॉलम मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया था और डबल कॉलम में जो कंफ्यूजन बच्चों की रहती है कि कैश और बैंक रहेगा या कैश और डिस्काउंट रहेगा, उसको मैं कवर कराऊंगा इस वाले पार्ट में, पार्ट टू में। और हम जो चौथा टाइप होता है कैश बुक का, पेटी कैश बुक, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा जो लेक्चर नंबर 16 है ये कंप्लीट हो जाएगा पार्ट वन और पार्ट टू में। और फिर हम लेक्चर नंबर 17 में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। सिंगल कॉलम पे एक क्वेश्चन करेंगे, डबल कॉलम पे, ट्रिपल कॉलम पे और पेटी कैश बुक को। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगेन वहां से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैंने ये बोला था कि ट्रिपल कॉलम में क्या होगा, एक तीसरा कॉलम हम ऐड करेंगे जिसका नाम रहेगा डिस्काउंट, ट्रिपल कॉलम। और उसमें एक एडिशनल कॉलम जो रहेगा वो डिस्काउंट के नाम से रहेगा। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अकाउंटिंग एंट्री सिर्फ कैश डिस्काउंट होते हैं। मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपने कहीं पे भी जा रहे हो दुकान में और वहां पे एक चीज है जिसका लिस्ट प्राइस 1000 रुपया है बट 30% का डिस्काउंट है, तो आपको वो चीज कितने में दे रहा है वो दुकानदार? 700 में दे रहा है। तो 700 इज द सेलिंग प्राइस एंड आपके लिए वो परचेज प्राइस 700 है। उसके बाद अगर आपने कैश पेमेंट कर दी तो अगर उस पर आपको उधर ही डिस्काउंट मिलेगा। या आपका नॉर्मली एक क्रेडिट पीरियड होता है कि आप एक मंथ के अंदर पे करो, नॉर्मल बिजनेस की बात करो, नॉट रिटेल में। और होलसेल में ये बी टू बी जहाँ पे होता है, बी टू बी मीन बिजनेस टू बिजनेस एंड बी टू सी मीन बिजनेस टू कस्टमर। हम जब जाते हैं दुकान में तो ट्रांजेक्शन इज बिजनेस टू कस्टमर। बट जो बिजनेस टू बिजनेस होता है जिसको हम होलसेल बोलते हैं नॉर्मली, तो वहां पे क्या होता है कि एक क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। बिजनेसेस पे नॉर्मली क्रेडिट पीरियड रहता है 2 महीने का या 3 महीने का, और बोलते हैं यू हैव टू पे बाय दिस डेट। अगर नहीं देते हो तो फिर तुम्हें इंटरेस्ट लगता है। और फिर ऐसा होता है कि अगर तुम जल्दी दोगे, इससे पहले भी जल्दी दोगे, तो तुम्हें क्या मिलता है? कुछ डिस्काउंट मिलता है एंड दैट डिस्काउंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचता है, कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है फॉर प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। और कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्री, क्योंकि सेल आपने 700 में बुक कर दी और फिर अगर आपने कैश डिस्काउंट दे दिया, अगर आपने कैश डिस्काउंट दे दिया, अगर आपने फिर कैश डिस्काउंट दे दिया 100 रुपया और फाइनल पेमेंट कस्टमर ने 600 रुपये कर दी, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी। आप अकाउंटिंग एंट्री जो करोगे वो कुछ इस तरह से करोगे। आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट 600, और आपका डिस्काउंट है जो आपका एक्सपेंस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपया, और आपकी सेल्स जो है वो मानी जाएगी 700। ठीक है, आपकी सेल्स जो है वो 700 मानी जाएगी। तो इस तरह से आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो। अब देखना है यहाँ पे, अगर आपने सिंगल कॉलम कैश बुक रखा है, अगर आपने सिंगल कॉलम कैश बुक रखा है तो आप कैश बुक में सिर्फ कौन सी एंट्री करोगे? आप कैश बुक में सिर्फ यही एंट्री करोगे, 600 वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 600 रुपया। और डिस्काउंट के लिए अलग अलग से अकाउंट बनाओगे। अगर डबल कॉलम भी होगा तब भी, क्योंकि कैश हो तो कैश वाला आएगा उधर। बट अगर ट्रिपल कॉलम है तो उसमें क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट में अलग से जाने की जरूरत नहीं है। इसकी पहली रिकॉर्ड अलग से जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसकी पहली रिकॉर्डिंग भी यहां ही हो जाएगी कैश बुक में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक तरीका है, हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे जहां पे क्या होगा, डिस्काउंट वाला अकाउंट भी आ जाएगा। तो तब हमारा जो कैश बुक है वो कुछ इस तरह से बनेगा। 3 कॉलम बनेंगे। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रिपल कॉलम से मतलब 3 कॉलम बन रहे हैं। देखो क्या होता है यहाँ पे, कुछ इस तरह से बनता है ये आपका पर्टिकुलर्स, ये आपका आएगा डिस्काउंट, और ये आपका आएगा कैश, और ये आएगा बैंक, अगेन पर्टिकुलर्स, ये आपका आएगा डिस्काउंट, ये आपका आएगा कैश, और ये आएगा आपका बैंक। तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो ये वाला कॉलम जो है, ये वाला कॉलम जो है आपका, ये वाला कॉलम जो है आपका, ये आपका कौन सा कॉलम है? ये आपका डिस्काउंट वाला कॉलम है। और
ये वाला जो है ये कैश वाला है, ये बैंक वाला है, ये कैश वाला, ये बैंक वाला, ठीक है। अब जो अभी वाली ट्रांजेक्शन हमने कर दी थी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो उसकी एंट्री इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे आप करोगे टू सेल्स, कैश आपका 600 आया और डिस्काउंट आपने 100 रुपए का दे दिया। ये वाला कॉलम जो है ये है जब आप डिस्काउंट दोगे अपने कस्टमर को, और सपोज आपने परचेजेस की थी क्रेडिट में, जब आपने क्रेडिट में परचेज कर दी थी तो आपने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 1000 रुपया, और अब देने की बात आ गई सपोज, और आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिला, तो आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ी? सर हमें पेमेंट करनी पड़ी 50 रुपये, 950 रुपया। तो आप तब एंट्री क्या करोगे? आपका कैश चला जाएगा 950, और क्रेडिटर को आप पूरा डेबिट करोगे, तो आप क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करोगे 1000 रुपये से, क्योंकि आप उसका खत्म हो जाएगा, 1000 से उसको डेबिट करोगे, कैश आपका 950 चला जाएगा, और आपका क्या चला जाएगा? आपका डिस्काउंट मिलेगा वहां पे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50 रुपीज। तो दो चीजें आ गई यहां पे, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, और दूसरा हो गया आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां पे बन सकता है आपके लिए, वो ये है कि डिस्काउंट अलाउड जो है, डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपका एक्सपेंस है, वो आपका एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है वो आपका क्या है? वो आपका इनकम है। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है। तो यहां पे क्या हो गया, आपने क्रेडिटर को कितना दे दिया? 950 रुपया, और आपने डिस्काउंट मिला 50 रुपीज। तो आप क्या करोगे? आपको कैश निकल जाएगा, तो आपने करना है बाय क्रेडिटर, क्रैश तो आपका चला गया, कितना? 950, और आपको डिस्काउंट मिला 50, जो आपकी इनकम है। तो डिस्काउंट अलाउड आप यहां से रखते हो, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे बच्चों को कभी कभी डाउट भी होता है, वो बोलते हैं सर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये आपका क्रेडिट साइड से आ रहा है? क्यों? देखा जाए तो जब आपका कैश पेमेंट हो रहा है तो आप कैश को क्रेडिट करते हो, और उधर से आपकी डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड आता है, अगर आप इसको इस लॉजिक से समझ लोगे। बाकी यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ, डिस्काउंट अलाउड जो है, आप इसका अलग से अकाउंट बनाते हो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है इसका आप अलग से अकाउंट बनाते हो, डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, क्योंकि तभी कैश के वक्त ही इन्वॉल्वमेंट होती है, जब आप कैश पेमेंट करते हो तब आपको डिस्काउंट मिल सकता है, या जब आप कैश पेमेंट रिसीव करते हो तब आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। तो क्योंकि वो इंटरलिंक होता है कैश के साथ ही, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी होगा जब कैश की पेमेंट हो जाएगी, और अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आप उधर डिस्काउंट रिकॉर्डिंग के लिए अलग से जर्नल एंट्री नहीं करोगे, और आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। और इसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाने की है, ये डिस्काउंट अकाउंट नहीं है यहाँ पे, इट इज जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द डिस्काउंट। Though for the cash transaction, the cash part and the bank part, the cash book represents an account itself. तो कैश अकाउंट भी है ये, और कैश के लिए ये सब्सिडरी बुक जर्नल भी है, कैश अकाउंट बोलो या बैंक के लिए बोलो, बट डिस्काउंट के लिए ऐसा नहीं है। डिस्काउंट के लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दो अलग अकाउंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जाने के लिए, बहुत सारे बच्चों को ने ये कभी सोचा भी नहीं होता इस चीज की, और इनफैक्ट जो सीए भी करते होंगे शायद वो इस चीज को नहीं सोचते होंगे, वो बोलते हैं कि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट का डेबिट साइड है, ये डिस्काउंट का क्रेडिट साइड, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग टू सेपरेट अकाउंट्स, वन इज द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अनदर इज द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउnt. And here what you do, only you just make the journal entry, you just make the recording here, not journal entry, you just make the recording here, यू कैन से जर्नल एंट्री, बट वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हो आप। तो कैश डिस्काउंट अकाउंट जो यहाँ पर है, दे आर प्योरली सब्सिडरी अकाउंट्स एंड नॉट, दे आर नॉट नॉमिनल अकाउंट। जिस तरह से आप कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हो 600, और फिर जाके सेल्स अकाउंट बनाते हो, उसी तरीके से तुम्हें डिस्काउंट अकाउंट भी अलग से बनाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो जब हम क्लोजिंग करते हैं ना, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, ऐसा करते हैं हम? हाँ सर हम करते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। मुझे बता दो, जब हम बाय बैलेंस कैरी डाउन करते हैं तो हम यहाँ पे कैश कब निकालते हैं कि कैश 200 बच गया हमारा, ये 500 बच गया, तो क्या हम इसको भी करेंगे? 100 का हमने डिस्काउंट
दे दिया, 50 का डिस्काउंट मिल गया तो हमारा 50 रुपया डिस्काउंट नेट में चला गया, नहीं, दिस इज रॉन्ग। हम ऐसा नहीं करते हैं। जहां तक डिस्काउंट्स की बात है, हम इनको बैलेंसिंग नहीं करते। हम नॉमिनल अकाउंट्स को कभी बैलेंसिंग नहीं करते। हम सिर्फ डिस्काउंट कॉलम को यहाँ पे टोटल करते हैं, ये 100 आ गया, और यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम को डेबिट करते हैं 50। ये डिस्काउंट जो है ये आपका डिस्काउंट अलाउड है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। इनका फिर अपना अलग अकाउंट बनाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, वहां पे ये जाएगा टू सेल्स। और जब जब बीच में कभी कभी और होगा, सपोज 50 और होगा, 200 कभी और होगा, तो जब जब ये होगा तब तक वहां पे एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या जो भी होगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दिस, या जो भी होगा। और डिस्काउंट रिसीव जब मिलेगा बाय क्रेडिटर करके करते, वो चीजें आपकी आ जाएंगी। और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये पीएनएल में जाएगा एक्सपेंस साइड से, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, और ये जाएगा आपका पीएनएल में क्रेडिट साइड से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट से। तो ये बेसिकली था पेटी, सॉरी, ये बेसिकली था ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। अब एक छोटा सा डाउट जो बच्चों को हो रहा है, हालांकि उतना बड़ा डाउट है नहीं, बट कुछ बुक्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और कुछ ऐसे एमसीक्यूज बनाए जाते हैं जो मेरे हिसाब से नहीं पूछने चाहिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो वो चीज आता है, तो वो आता है कि सर देखो, आपने तो बहुत मतलब एक चीज तो हमें समझ आ गया कि सिंगल में है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा। अगर सर सिंगल की बात करेंगे तो इसमें तो खाली कैश होगा, और जो ट्रिपल होगा यहाँ पे, ट्रिपल कॉलम में सर कैश होगा, और बैंक होगा, और डिस्काउंट होगा। सर प्रॉब्लम यहां पर आ रही है, हमारी प्रॉब्लम हमारी आ रही है कि डबल कॉलम में, डबल कॉलम में क्या होगा सर? डबल कॉलम में कैश और बैंक होगा, कि कैश और डिस्काउंट होगा? और ये जो सवाल है ये भी इन इटसेल्फ एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है कि कैश और बैंक होगा या कैश और डिस्काउंट होगा। और इसका सही आंसर है कि कैश और बैंक भी अगर होगा तब भी उसको डबल कॉलम कैश बुक बोलेंगे, और अगर आपने कैश और डिस्काउंट बोला तब भी उसको डबल कॉलम कैश बुक बोलेंगे। समझ आई बात? तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। डबल कॉलम में आपका कैश और बैंक भी हो सकता है, कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब हम एक एमसीक्यू इस पे बनाते हैं तब वहां पे दिक्कत आ जाएगी। तो आई होप इस तरह के एमसीक्यू ना ही आ जाए। बट अगर आपके एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ भी गया, अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ गया कि डबल कॉलम में क्या होता है, तो गो फॉर द, अगर आपको कोई नहीं लग रहा कि ये पूरा फुलफिल नहीं हो रहा है जो मैंने आपको बताया, सर कैश और बैंक भी हो सकता है, कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है, तो गो विद कैश और बैंक। या मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किन के लिए? आ, अगर कोई कंप्यूटर एग्जाम एसएसबी का दे रहा है तो आप कैश और बैंक के लिए लो, क्योंकि मुझे जो फील आ रही है कि वो जो पेपर सेट करेंगे शायद वो एनसीईआरटी या किसी स्टेट बोर्ड का लेंगे, और वो कैश और बैंक को ज्यादा अहमियत देते, और वो भी इस हिसाब से बोलते हैं कि नॉर्मली कैश और बैंक में ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, और डिस्काउंट को अलग रख सकते हो। और अगर आप सीए स्टूडेंट हो, सीए फाउंडेशन हो, कि आपका इंस्टीट्यूट डबल कॉलम में कैश और बैंक डिस्काउंट बोलता है ज्यादा, तो आप कैश और डिस्काउंट में बोल दो। बट मेरे हिसाब से दोनों सही है, कैश और बैंक भी हो सकता है और कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड कि कैसे बनाते हैं सिंगल कॉलम, क्या सिग्निफिकेंस होता है, और उसकी इंप्रूवमेंट कैसे है डबल कॉलम के आप बैंक भी बनाते हो और फिर डिस्काउंट को भी बनाते हो। ये था बेसिकली सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। तो इन चीज के बारे में मैंने आपको लाइट डाल दी। अब एक छोटी सी चीज जो बची है जिसका नाम है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, इसके लिए पेटी कैश बुक समझने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ। उसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। क्या बोलते हैं? तो पहले हम इम्प्रेस्ड सिस्टम को समझेंगे, और फिर जाके हमें पेटी कैश बुक भी समझ आ जाएगा। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को विजुअलाइज करो। अगर आप में से किसी ने कहीं पे जॉब कर दी है तो उसके लिए समझना बहुत आसान होगा। अगर नहीं होगा तब आप इमेजिन कर लो जो मैं बातें बोलूंगा। हमने बोला कि हमारा एक अकाउंटेंट है, और या वो अकाउंटेंट कम कैशियर है। कभी कभी अकाउंटेंट और कैशियर अलग हो सकता है। तो वो हिसाब रख लेता है, मतलब वो जितने भी ट्रांजेक्शन होता है उनका हिसाब कर लेता है। ये मोटा मोटे जो खर्च होते हैं, आपकी परचेज होती है, या आपको मंथ में एक बार रेंट देना होता है, आपको सैलरी देनी होती है एम्प्लॉयज की, और जहां तक सेल्स की बात हो तो आपका रेवेन्यू होता है थ्रू सेल्स। ये तो मोटा मोटा ट्रांजेक्शन होता है। तो क्या बिजनेस में छोटे छोटे खर्च होते हैं? द आंसर इज यस।
अब बोलो कि आपके एम्प्लॉयज कहीं जाते हैं तो आपको उनको कन्वीनियंस का खर्चा देना पड़ता है। वो दिन में 5 बार कोई 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज कहीं और जा सकते हैं। आपको पोस्टेज, स्टैम्प्स, ये सारा चीज़ खर्चा होता है, स्टेशनरी खर्चा होता है, छोटे-छोटे खर्चे होते हैं। तो इनके लिए अगर ये वाला काम भी अगर एक अकाउंटेंट रखे, मतलब जो मेन अकाउंटेंट है वही रखेगा, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत हेक्टिक हो जाएगी। और ये छोटे-छोटे खर्चे, ₹5 का खर्चा हो गया, ₹10 का स्टैम्प पेपर लाया, ₹15 का कन्वीनियंस लगा, ₹20 चाय वाले को दे दिए। ये जो छोटे-छोटे खर्चे होते हैं, इनका हिसाब भी अगर आप मेन कैश बुक में रखोगे, तो आपको वो सेल्स और परचेज़ेज़ वाली पिक्चर्स तो दिख ही नहीं जाएँगे। तो आपके लिए वो बहुत दिक्कत होगा कि जहाँ से मोटा-मोटा अमाउंट है, कैश कहाँ से आया, परचेज़, सेल्स, उसका कैश बुक में रखना इज़ फाइन, बट अगर ये छोटे-छोटे खर्चे भी आप उसमें डालोगे, तो उसमें क्या दिक्कत होगी? तो कैश बुक दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, और जो कैश बुक बनाएगा बंदा उसको बहुत काम रहेगा। तो आप क्या करते हो, जो छोटे-मोटे आपके खर्चे होते हैं, आप एक बंदे को रखते हो, उसके पास आप इंटरेस्ट कैश देते हो। सपोज़ हमारी कंपनी में जहाँ रहता हूँ, हमारा एक मेन फाइनेंस डिपार्टमेंट है और बाकी एंसिलरी डिपार्टमेंट है जिनके अपने डिपार्टमेंट के भी छोटे-छोटे खर्चे होते हैं। तो क्या वो हर बार फाइनेंस के पास जाएँगे? द आंसर इज़ नो। तो इधर आप सोचो, चलो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को साइड में रखते हैं, आप एक लोकल मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसी का देखो, किसी कोई भी बिज़नेस का देखो, तो वहाँ पे एक बंदे को रखा जाता है, उसको उसको दिया जाता है सपोज़ इंटरेस्ट कैश 3000 दिया जाता है उसको। कितना दिया जाता है? उसको इंटरेस्ट कैश दिया जाता है ₹3000। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, उसको मेन अकाउंटेंट जो है, मैन कैशियर जो है, वो ₹3000 देता है और बोलता है, तुम इसको खर्चा करो, और जितना भी खर्चा हो जाएगा तुम्हारा, उसके तुम बाज़ाब्ता अपने रिसीट मौजूद रख लेना, वाउचर मौजूद रख लेना, और जब तुम्हें ये खत्म हो जाएगा ₹3000, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें और पैसे दे दूँगा। बट एक लिमिट फिक्स की जाती है, जैसे 3000 का लिमिट है, 3000 से ज़्यादा उसको बंदे को पैसा नहीं दिया जाता। तो सपोज़ उसका इस मंथ में जो खर्चा हो गया, वो 2800 का खर्चा हो गया। तो वो बोलेगा मैंने 2800 का खर्चा कर दिया, अब मेरे पास 200 बचा है। तो मेन अकाउंटेंट क्या करेगा? उसको और 2800 देगा फिर दूसरे मंथ के बिगिनिंग में, और इसके पास 3000 रहेगा, ये खर्चा चलता जाएगा। अब मुझे बता दो, अगर ये 2800 के खर्चे क्या हो गए पूरे मंथ में, कन्वेंस का सपोज 500 का खर्चा हो गया, स्टेशनरी पे 1000 का खर्चा हो गया, वो भी 10 ओकेजन पे, पोस्टेज पे कुछ 500 का खर्चा हो गया, इसी तरीके से मिला के 40 का 50 का खर्चा हो गया, 500 का खर्चा हो गया, 450 का खर्चा हो गया। ये सारे खर्चे उसने रखे, जो पेटी कैशियर है। तो जो ये बंदा होता है उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। क्या बोलते हैं? मतलब पेटी क्या होता है? स्मॉल स्मॉल कैश बुक। पेटी कैश बुक स्मॉल कैश, जहाँ पे छोटे छोटे खर्चे होते हैं। तो ये जो इतने सारे ट्रांजेक्शन जो ये हो सकता है इनमें खुद ये 50 ट्रांजेक्शन हो गए। तो ये 50 ट्रांजेक्शन भी अगर वो मेन अकाउंटेंट अपनी कैश बुक में रखता तो उसके कैश बुक बहुत गंदी हो जाती। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, एक पेटी कैशियर रखा जाता है, उसको 3000 रुपए दिए जाते हैं, उसको बोलते तू खर्चा कर ले, और जब तेरा ये खर्चा खत्म हो जाएगा तब हमें बता देना। तो मेन अकाउंटेंट क्या एंट्री करेगा अपनी कैश बुक के लिए? वो बोलेगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब मैन कैश काउंटर से पैसा चला गया उस पेटी कैशियर के पास, तो वो बोलेगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश चला गया काउंटर से, तो वो बोलेगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो पेटी कैशियर जो है वो खर्चे करता है। वो जब खर्चे करता है वो उसको कहां पे रिकॉर्ड करता है? पेटी कैश बुक में। पेटी कैश बुक में उसने जो खर्चे कर दिए, सपोज 2800 का खर्चा हो गया, तो ये मेन अकाउंटेंट एंट्री करेगा। हाँ सर, ये मेन अकाउंटेंट जो मेन कैश बुक बनाता है वो एंट्री करेगा कि मेरे से कैश चला गया 3000 और वो पड़ा है पेटी कैश में। और पेटी कैश 2800 का खर्चा हो गया, तो 2800 का जो भी खर्चा होगा वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? पेटी कैश बुक में। और उसकी अकाउंटिंग एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। सपोज स्टेशनरी पे खर्चा हो गया 1000 का, तो एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 1000 रुपया। पोस्टेज पे सपोज 500 का खर्चा हो गया, पोस्टेज अकाउंट डेबिट 500। कन्वीनियंस पे सपोज कन्वीनियंस पे सपोज 1000 का खर्चा हो गया, और सपोज किसी और चीज पे आपका 300 का खर्चा हो गया। मैं मिसलिनियस एक्सपेंडिचर रख लेता हूँ, कोई भी चीज होगा आपके लिए पास पूरा वाउचर्स उसके हो जाएंगे। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 300, तो आपका क्या चला जाएगा? पेटी कैश। मिसलिनियस कैश अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश 2800। ओके, टू पेटी कैश 2800, ये हो गया, ये उसने अकाउंट एंट्री कर दी। अब वो आएगा मेन अकाउंटेंट के पास,
मेन अकाउंट को बोलेगा कि भाई मेरे पैसे खत्म हो गए, मुझे पैसे दे दो। तो मेन अकाउंटेंट क्या करेगा फिर उसको, मेन अकाउंटेंट उसको कितना देगा अब, मेन अकाउंटेंट उसको अब कितना देगा, मेन अकाउंटेंट उसको 2800 और देगा। तो मेन अकाउंटेंट एंट्री करेगा और पेटी कैश अकाउंट डेबिट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वो एंट्री करेगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 2800, तो उसको 2800 होगा। इस तरह से आपका क्या है, पेटी कैश में बैलेंस बराबर रहेगा 3000 का, और आपके जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो पेटी कैशियर कर लेता है, और इसके बाद ही आपने अपने स्टेशनरी अकाउंट में, पोस्ट अकाउंट में उसमें एंट्री पास हो जाएगी। तो ये है पेटी कैश बुक का कंसेप्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, मेन अकाउंटेंट का टाइम बच जाता है। तो ये बेसिकली था चार मेथड ऑफ, मतलब चार टाइप्स ऑफ कैश बुक, जो मैंने आपको लेक्चर के बिगिनिंग में बोला था कि चार टाइप्स ऑफ कैश बुक होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और आपका पेटी कैश बुक। ये आपने पढ़ लिया। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कितने टाइप्स ऑफ कैश बुक्स होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम क्या करेंगे, इन लेक्चर, इन ये जो चारों चीजें हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे हम सब पे, और आपका इस तरीके से इस कैश बुक पे जो हमने क्रक्स में पढ़ा कि एक सब्सिडरी बुक भी है और एक प्रिंसिपल बुक भी है, उस पर आपको अच्छा सा होल्ड आएगा, और कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो भी आपको करना आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हम इधर ही कंप्लीट करते हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।